प्रिय छात्रगण, हम गद्यखंड पाठ 6 लघु कथाएं जिसके लेखक हैं असगर वजाहत जी और हमने लेखक परिचय के बारे में पढ़ा था। अब हम व्याख्यात्मक भाग में आ जाते हैं और जिसके विशेष रूप से इन्होंने 4 छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार आज की राजसत्ता राजशाही शासन प्रणाली लोगों के हकों को किसी प्रकार छल से कपट से लूटती है और किस प्रकार धोखाधड़ी करके जो है वो अपने काम जो है वो पूरे करती है। तो इसमें पहला भाग है शेर, दूसरा है पहचान, तीसरा है 4 हाथ और चौथा भाग है साझा, जिसमें जो है चारों कहानियों के माध्यम से अलग अलग कहानियाँ रख के इन्होंने जानवरों की कहानियाँ रख के ही ज़्यादातर इस बात को सामने रखा है और एक जगह मालिक और मज़दूरों को रख के जो है इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार आम आदमी जो है झांसे में आ जाता है और वो लुट जाता है। तो ये समझाने का प्रयास किया गया है। पहली बात है कि जानवरों के माध्यम से राजशाही सत्ता और आम जनता किस प्रकार जो है, जैसे जंगल की बात करें तो शेर जो है वो राजा होता है और बाकी जो है गधे हो गए, लोमड़ी हो गई, कुत्ते हो गए, बाकी जो प्राणी हैं वो उसके कहने का मतलब उस शासन जो है शेर का चलता है और बाकी उसी के जो है अनुसार कार्य होते हैं। तो उसी अनुसार जैसे पंचतंत्र की कथाएं हैं, यदि संस्कृत में जाएं तो वहाँ पर भी क्या है कि विष्णु शर्मा जी ने पशुओं के माध्यम से ज्ञान देने का प्रयास किया है और 3 मूर्ख राजा के पुत्रों को ज्ञान देने का प्रयास किया था। तो ऐसे ही और विशेष प्रभाव ये भी है कि सीधा राजशाही सत्ता के प्रति आरोप लगाकर जो है लेखक नहीं लिखते हैं, वो बड़ी चालाकी से अपनी बात रखते हैं ताकि सत्ता शासन प्रणाली जो है वो नाराज ना हो और लोगों के पास उनका संदेश जो है वो भी पहुंच जाए। तो ये भी विशेष जो है असगर वजाहत जी का प्रयास जो है इस पाठ के माध्यम से रहा है। तो ये कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं शेर पर। यहाँ पर देख लेते हैं शेर क्या है, राजा है, यानी राजशाही सत्ता है, शासन प्रणाली कह सकते हैं हम। जिस राजा का शासन जिस समय चल रहा होता है वो शेर की तरह बर्ताव करता है। बाकी यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे लोमड़ी है, गधे हैं, कुत्ते हैं, वो सारे जो व्यक्ति चालाक होते हैं, जो व्यक्ति बड़े आलसी होते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रभाव जो वैसे ही जानवर जो है वैसे ही व्यक्तियों के प्रति लिए गए हैं कि किस प्रकार जो है शेर के बहकावे में आकर, लालच में आकर उसके पास जाते हैं और उसका ग्रास बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहकावे में आते हैं लोग, कह देते हैं कि इस नेता के पास, इस राजा के पास तो ये है, नौकरी है, नौकरी मिल जाएगी आपको, आप इसके पास जाएंगे तो हरी हरी घास है, आपका खाना पीना, आपका परिवार अच्छी तरह चलेगा। इस लालच में उनके झांसे में आकर फंस जाते हैं और फिर निकल नहीं पाते हैं। तो यही कारण होता है जिसके कारण जो है यहाँ पर लोग जो है राजा के लालच में आकर फंसे और फिर वो कहीं के नहीं रहते, अर्थात तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, वो व्यक्ति वहीं के होकर रह जाते हैं। हम देखते हैं बार बार कोई भी चुनाव आता है, नेताओं के पीछे लग लेते हैं, लोग भाग लेते हैं और वो सोचते हैं कि हमारे बच्चों की नौकरी, कुछ का प्रयास इसमें सफल भी हो जाता है, यानी ज़्यादा ही उनके चापलूस बन जाते हैं तो कुछ का प्रयास हो जाता है, ये सच है। लेकिन बहुत ज़्यादा उसका जो उसके पीछे फिरने से, कुत्तों की तरह भौंकने से तब जाके वो कुछ कर पाते हैं। शेर है तो मैं तो यहाँ लेखक ने स्वयं कहा है कि मैं शहर की तरफ जो है शहर से या आदमियों से डरकर जंगल इसलिए भागा था, यानी स्वयं भी जानवर की तरह बात कर रहे हैं कि मेरे सिर पर सींग निकल रहे थे, अर्थात मैं कुछ समझदार हो रहा था, मैं कुछ ज़्यादा ही चालाक हो रहा था। मैं ये समझ रहा था कि यहाँ कुछ नहीं है, बाहर जाके देखूँ वहाँ पर बहुत सारा कुछ मिलने वाला है, तो इसलिए सींग निकल रहे थे। और डर था कि किसी न किसी दिन कसाई की नज़र मुझ पर जरूर पड़ जाएगी। कसाई अर्थात जैसे जानवर होते हैं तो उस पर शिकारी की नज़र या किसी कसाई की नज़र पड़ जाए तो वो काटा जाए, तो वो ग्रास बन जाए। तो ये भी डर था क्योंकि हम अपने इलाके से बाहर जाते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का डर रहता है। वही बात यहाँ पर लेखक ने कही है। जंगल में मेरा पहला ही दिन था जब मैं बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठे हुए देखा। जिस दिन शेर को बैठे हुए एक पेड़ के नीचे देखा था उस दिन लेखक का कौन सा दिन था? पहला ही दिन था। शेर का मुंह खुला हुआ था। शेर का खुला हुआ मुंह देखकर, यानी कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने शासन प्रणाली को देखा तो उस दिन उनका पहला ही दिन था। क्योंकि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, जेएनयू में इन्होंने पढ़ाया है, तो यहाँ पर उन्होंने राजनीति के बारे में भी अच्छे प्रकार से जाना है, तो इसलिए यहाँ पर शेर का मुंह खुले का अभिप्राय नेताओं की तरफ किया गया है।
मेरा जो हाल होना था वही हुआ, यानी मैं डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छिप गया। डर था कि कहीं मैं भी इनके झांसे में आकर फंस न जाऊं, इसलिए मैं, जैसे वास्तविक रूप में हम जंगल में जाते हैं और तो शेर दिखाई जाए दे जाए तो क्या करते हैं, छिपने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो है उन्होंने किसी का सहारा लेकर बचने का प्रयास किया। मैंने देखा कि झाड़ी की ओट भी गजब की चीज है, अर्थात किसी का सहारा भी बड़ी गजब की चीज है। यदि हमें किसी का सहारा मिल जाता है कहीं छिपने के लिए, तो इसका मतलब हम जो है सामने नहीं आ पाते, हम बच जाते हैं। तो वही बात यहाँ पर की गई है। अगर झाड़ियों न हो तो शेर का मुंह है, ये मुंह हो और हम जो है उसका ग्रास बन जाए, अर्थात मारे जाए। नेक्स्ट देखते हैं, यानी हमारा बच पाना बहुत ही कठिन हो जाता है यदि झाड़ियाँ ना हो, यानी किसी का सहारा ना हो, हम कहीं बाहर जाएं तो हमारा बचना मुश्किल है। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर एक लाइन में चले आ रहे हैं। आपका ध्यान वही होना चाहिए कि एक राजा का दरबार लगा हुआ है और उस दरबार में लोग जो है किस प्रकार जानवरों की तरह जाते हैं अपनी अपनी समझ के अनुसार। तो वैसे ही यहाँ पर शेर के पास जानवरों का आना दर्शाया गया, तो ये ध्यान रखना है आपको। और शेर के मुंह में घुसते चले जा रहे हैं, और शेर के मुंह का मतलब उस नेताजी के झांसे में जो है आते जा रहे हैं। शेर बिना हिले डुले बिना चबाए जानवरों को कटकता जा रहा है, अर्थात बिना सोचे समझे जो है उनको जो है अपने पास लेता जा रहा है। और यह दृश्य देखकर मैं बेहोश होते होते बचा, अर्थात कहने का मतलब होश खोते खोते मैं बचा, मुश्किल से बचा। तो यहाँ पर जो है लेखक ने देखा है कि झाड़ियों के पीछे छिप कर किस प्रकार जानवर जो यानी आम जनता नेता के झांसे में आती जा रही है और फंसती चली जा रही है और उसका ग्रास बनती जा रही है। अगले दिन मैंने एक गधा देखा। गधे का मतलब हम समझते हैं कि गधा किसका प्रतीक होता है, एक मूर्ख व्यक्ति का प्रतीक होता है, जो लंगड़ाता हुआ शेर के मुंह की तरफ चला जा रहा था। तो मुझे उसकी बेवकूफ़ी पर सख्त गुस्सा आया, क्रोध आया लेखक को, और मैं उसे समझाने के लिए झाड़ी से निकलकर उसके सामने आया। अर्थात मैंने समझाने का प्रयास किया कि आप ऐसे झांसे में क्यों आ रहे हो। मैंने उससे पूछा कि तुम शेर के मुंह में अपनी इच्छा से क्यों जा रहे हो, अर्थात स्वयं ही क्यों जा रहे हो, शेर ने तो बुलाया भी नहीं, आप स्वयं ही से जो है उसके अपनी इच्छा से आप उसके पास जा रहे हो। तो उसने कहा वहाँ हरी घास का एक बहुत बड़ा मैदान है, क्योंकि बड़े बड़े जो है प्रभाव जो है वहाँ पर दिखाए जाते हैं कि ये इसके पास ये है, इसके पास नौकरी है, इसके पास खाना, तो जो मैंने बताया था आपको, तो वही बात हुई। मैं वहाँ बहुत आराम से रहूँगा और खाने के लिए खूब घास मिले, अर्थात मेहनत जो नहीं करना चाहता वो इस प्रकार जो है गधे की तरह बेवकूफ़ बन के नेता के झांसे में पहुंच जाता है। मैंने कहा वह शेर का मुंह है, अर्थात वहां एक बार जाने पर वापस आना संभव नहीं है। उसने कहा कि गधे वह शेर का मुंह जरूर है, यानी लेखक को ही गधा कहा, मूर्ख कहा, पर वहां है हरी घास का मैदान, यानी गधे को तो घास से प्रेम है, तो उसको तो घास के मैदान से मतलब है, अर्थात अपने लालच से मतलब है। तो इसलिए इतना कहकर वह शेर के मुंह के अंदर चला गया, अर्थात वह भी उनके झांसे में आ गया। फिर मुझे एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा कि तुम शेर के मुंह में क्यों जा रही हो, यानी जैसे झाड़ी के पीछे बैठकर जो है लेखक देख रहा था विभिन्न प्राणियों को, जानवरों को आते हुए शेर के, तो वो बीच में रोक कर पूछना चाह रहा था कि आप क्यों झांसे में जा रहे हो, आप तो चालाक व्यक्तियों में आते हो। उसने कहा शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है, अर्थात मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे रोजगार मिलेगा। और यहाँ पर मैंने पहले ही बताया शेर का अभिप्राय क्या है, यानी यह प्रतीकात्मक हैं जानवर, और विशेष जो है राजशाही सत्ता यानी राजा और जानवर जो है वो विभिन्न प्रकार की जनता के प्रतीक यहाँ पर हैं। मैं वहाँ दरख्वास्त दूंगा, यानी अपनी जो है अर्जी दूंगा या अपना जो है पत्र जो है वो दूंगा मैं, और फिर मुझे यानी आवेदन पत्र, फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैंने पूछा कि तुम्हें किसने बताया, अर्थात बताने वाला कौन है कि तो यहाँ पर शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है। उसने कहा कि शेर ने, यानी स्वयं शेर ने ही बताया कि आप मेरे पास आओगे, यानी नेताजी ने ही बताया, तो आपको मैं रोजगार दूंगा। अर्थात विभिन्न प्रकार के लालच जो दिए जाते हैं, तो उसी प्रकार जो है वो यहाँ पर बात रखी गई है। तो उसने कहा कि शेर ने, और वह शेर के मुंह के अंदर चली गई। फिर एक उल्लू आता हुआ दिखाई दिया, अर्थात जो कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं देखते, बस अपने लालच के वशीभूत होकर, अंधे होकर जो है शासन प्रणाली के लालच में आकर जो है वोट दे देते हैं या विभिन्न प्रकार की बातें हैं वो हो जाती हैं।
मैंने उल्लू से वही सवाल किया। उल्लू ने कहा कि शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है, अर्थात वहां जाकर ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, इसलिए मैं शेर के मुंह में जा रहा हूं। तो मैंने कहा नहीं, यह कैसे हो सकता है, शेर के मुंह में स्वर्ग हो सकता है? उल्लू बोला नहीं, यह सच है और यही निर्वाण का अर्थात मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। और उल्लू भी शेर के मुंह में चला गया। अगले दिन मैंने कुत्तों को के एक बड़े जुलूस को, जो चापलूस लोग होते हैं, बहुत सारे होते हैं, पीछे पीछे नेता के चलते हैं, तो ऐसे चापलूस लोगों के लिए कुत्ते जो है वो प्रतीकात्मक शब्द यहाँ पर लिया गया है। तो बड़े हंसते गाते हैं, क्योंकि वो नेता की बड़ी चापलूसी करते हैं, उसकी कविताएं गाते हैं, उसके गीत गाते हैं, बहुत सारी बातें हैं, और कभी विरोध में चीखते चिल्लाते हैं। तो उनकी बड़ी बड़ी लाल जीभें निकली हुई थी, पर सब दूम दबाए थे, अर्थात डरे हुए थे कि यदि हम ना गए तो कहीं कुछ हो ना जाए, यदि हम छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि हम उसके चापलूस हैं। तो कुत्तों का यह जुलूस शेर के मुंह की तरफ बढ़ रहा था। मैंने चीख कर कुत्तों को चिल्लाकर कुत्तों को रोकना चाहा, पर वे नहीं रुके और उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। अर्थात कुत्तों ने भी लेखक की बात अनसुनी की, क्योंकि वो जो है क्या था, बड़े जुलूस में जा रहे थे, हंसते गाते जा रहे थे, कभी विरोध भी कर देते नेता का अपनी तरफ आकर्षण करने के लिए, लेकिन होते उसी के हैं। तो उसी प्रकार जो है उनका जो जुलूस था वो भी जो है दुम दबाए यानी डरे हुए, वो भी जो है शेर के मुंह के अंदर चले गए। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बड़ा जबरदस्त समझता था, यानी हिंसा न करने वाला, यानी वो किसी को न मारने वाला। क्योंकि सुनता है नेताओं के बारे में, जब भी सुनते हैं लोग, जो चापलूस लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी प्रशंसाएं कर देते हैं, तो कहते हैं कि ये तो वास्तविकतावाद का समर्थक है, ये तो अस्तित्व यानी वास्तविकता के रूप में है, इसमें कोई भी छल या दिखावा नहीं है, ये सब बातें हैं। तो ये हिंसा नहीं करता है, अहिंसा का प्रतीक है, यानी ये तो बड़ा जो है संत व्यक्ति है, तो जबरदस्त समर्थक होता है, इसलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। किसी से सुना, मैं सोचने लगा कि शायद शेर के पेट में वे सारी चीजें हैं जिनके लिए लोग वहां जाते हैं, अर्थात बहुत सारे लोग जो है यानी नेता के पास सारी वो चीजें हैं जिनके लिए लोग लालच वशीभूत होकर उनके पास जा रहे हैं। और मैं भी एक दिन शेर के पास गया। अर्थात क्या होता है कि हमारे देश में जैसा भेड़ चाल चल रही होती है, लोग जिस तरफ जा रहे होते हैं तो उसी तरफ सब चलने लगते हैं कि शायद सबका विकास हो रहा है, यानी सब कुछ पा रहे हैं तो मुझे भी कुछ मिल जाएगा। तो यही लालच होता है जिसके वशीभूत होकर एक समझदार व्यक्ति भी कितना भी बच ले, लेकिन वो भी कभी न कभी इस लालच में आ जाता है कि देखना तो चाहिए कि क्या है, यही बात है। और शेर आंखें बंद किए पड़ा था और उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था, यानी उसको नहीं पता था कि देश में क्या हो रहा है, क्या घटनाएं घट रही हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। सारा काम जो है आसपास के जो नौकर लोग होते हैं, स्टाफ के लोग होते हैं, ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, वो स्टाफ कर्मचारी होते हैं, तो वो सब काम कर रहे थे, यानी वही काम निपटा रहे थे, चाहे वो गलत कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, रिश्वत ले रहे थे या कुछ नहीं कर रहे थे, या जो भी कर रहे थे, वो शेर आंखें बंद किए हुए, यानी नेताजी आंखें बंद किए हुए पड़े हैं, देश कैसे भी चलता रहे, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने वहां पूछा, क्या यह सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है? यानी उन स्टाफ के लोगों से पूछ लिया, यानी अभी बड़ी समझदारी से काम कर रहा है, यानी वो शेर के पास जा तो रहा है, लेकिन उससे पहले जो है लोगों से बहुत सारी बातें जो वो कर रहा है, पूछना चाह रहा है। बताया गया कि ये सच है, क्योंकि वो तो उर्स के नौकर हैं और वो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सच है, शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर जो है वो है, अर्थात वहाँ जाकर रोजगार। लेखक ने पूछा, यानी मैंने पूछा, अस्कर बजाज जी कह रहे हैं कि मैंने पूछा कि बताया गया कि सब ऐसा ही मानते हैं, यानी सच तो उनको भी नहीं पता है, लेकिन सभी यही कहते हैं कि हाँ ठीक है रोजगार का दफ्तर है। मैंने पूछा क्यों, क्या प्रमाण है, कोई सबूत है इसका? बताया गया कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास है, अर्थात विश्वास करो आपको, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है कई बार नौकरों से काम लेता है, केवल विश्वास के भरोसे काम करवाता है। आकि विश्वास करो, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, तो वैसी ही बात यहाँ पर रखी गई है। आकि विश्वास करो, मैं प्रमाण जरूरी थोड़ी है, विश्वास जरूरी है। मैंने कहा और यह बाहर जो रोजगार का दफ्तर है, यानी कहने का मतलब हमारे देश में विभिन्न रोजगार के दफ्तर हैं, वो किसी काम के नहीं है, नेताजी के पास ही रोजगार रखे हैं, क्योंकि वहाँ पर ही रिश्वत पैसे देकर लोग जो है ज़्यादातर लग रहे हैं, और रोजगार का दफ्तर जो है वो केवल नाम मात्र अपना नाम दर्ज कराने के लिए ही बने हुए हैं। तो उसी बात पे यहाँ पर व्यंग्य किया गया कि बाहर जो इतने रोजगार दफ्तर कार्यालय खुले हुए, इनका क्या मतलब है, फिर ये किस लिए खुले हुए हैं?
बताया गया कि मिथ्या यानी सब झूठ है। ये जो रोजगार दफ्तर है ये सब केवल निकम्मे हैं, कोई काम ही नहीं है इनमें। इनमें आप नाम दर्ज कराए हो, आपको रोजगार जो है मिलने वाला है ही नहीं। तो ये बात यहाँ पर समझ आएगी। मैंने कहा तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते, बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वह शेर का मुंह है, शेर के मुंह और रोजगार का के दफ्तर का अंतर मुझे मालूम है। पता है कि रोजगार के दफ्तर में रोजगार कैसे मिलता है और शेर के मुंह में लालच में आकर किस प्रकार जो अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि मुझे पता है, इसलिए मैं लालच में आकर नहीं जाऊंगा। अर्थात यहाँ पर असगर वजाहत जी ने एक विशेष बात यह भी बताई है कि वो भी प्रोफेसर थे, प्रसिद्ध लेखक थे, वो भी नेता बन सकते थे उस समय। उनके पास भी बहुत सारे प्रस्ताव आए, लेकिन वो उस लालच में जाकर नहीं फंसे, अर्थात वो जो है उससे बचे हैं। तो यही बात यहाँ पर इसी विशेष व्यंग्य जो है यहाँ पर राजशाही सत्ता प्रणाली पर उन्होंने किया है। ओके, दूसरा हम देखते हैं पहचान का। लोग किस प्रकार जो है यहाँ पर भी मगध राज्य का जो शासन प्रणाली है उसके बारे में व्यंग्य किया गया है कि किस प्रकार मगध में लोगों को चुप रहना है, केवल सुनना है, बोलना नहीं है। तो ये सारी बातें यानी गूंगे रहना है, अपने काने बंद जो है वो कानों को बंद करवाने की बात यहाँ पर की गई है। अर्थात राजशाही शासन प्रणाली किसी प्रकार के अत्याचार करती रहे, किसी प्रकार के जो है विरोधी कार्य जो है वो करती रहे या भ्रष्टाचार करती रहे, कहने का अभिप्राय है। तो लोगों को चुप रहना चाहिए, अर्थात चुपचाप शासन चलना चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए। ये विशेष यहाँ पर बताया गया है। पहचान में आते हैं कि किस प्रकार लोग जो है लालच में आकर अपनी पहचान खो देते हैं। तो इससे समझते हैं कि क्या कहानी यहाँ पर बताई गई है। राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखें, अर्थात क्या काम हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे कोई ध्यान नहीं देगा, ताकि उन्हें शांति मिलती रहे, ताकि राजा का शासन जो है शांति से चलता रहे। लोगों ने ऐसा ही किया, क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। यानी कई बार राजा जो है बड़े बड़े मंचों से लोगों को कह देता है कि आप ऐसे करो। जनता आंखें बंद किए किए सारा काम करती थी, और आश्चर्य की बात है कि काम पहले की तुलना में बहुत अधिक और अच्छा हो रहा था। पता नहीं अच्छा हो रहा था कि नहीं हो रहा था, क्योंकि अब जनता ने राजा की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि आंखें बंद कर ली। अब राजा का काम तो सब अच्छा ही चलेगा। तो यही बात यहाँ पर की गई है। फिर हुक्म निकला कि लोग अपने अपने कानों में पिंगला हुआ शीशा डलवा लें, अर्थात कान बंद रखें। राजाओं की तरफ से या नेताओं की तरफ से क्या जो है मंचों से कहा जा रहा है इस पर ध्यान न दे। यहाँ कहने का अभिप्राय यही है, क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। अर्थात जीना ही तो है तुम्हें क्या, तुम्हें सुख सुविधाएं चाहिए, हम देंगे, तो तुम्हें ध्यान नहीं देना कि क्या चल रहा है। तो ये बात नहीं है। लोगों ने ऐसा ही किया और उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया। यहाँ पर असगर वजाहत जी ने कहा है कि जो उत्पादन है यानी वस्तुओं की जो पैदावार है या फसलों की है, बहुत सारी चीज़ें हैं उत्पादन में आती हैं, तो देश में जो है वो आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ता चला गया। यहाँ पर बढ़ा नहीं बढ़ा, लेकिन लोगों ने ध्यान देना या सुनना बंद कर दिया। फिर हुक्म से ये निकला कि लोग अपने अपने होठ सिलवा लें, अर्थात सत्ता के खिलाफ बोले भी ना, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा से बाधक रहा है। अर्थात शासन प्रणाली के जो वृद्धि है और उसको जो वो आगे बढ़ा लें, अर्थात लोग उसकी तरफ जो है ध्यान ही ना दें, विरोध ना करें, तो ये हमेशा बाधक रहा बोलेना। लोगों ने काफ़ी सस्ती दरों पर होठ सिलवा लिए और फिर उन्हें पता लगा कि अब वे खा भी नहीं सकते। अतः धीरे धीरे लालच में आकर काफ़ी अपने अधिकार जो लोग खो चुके थे, और अब उनको पता है कि उनका जीवन निर्वाह करना कितना मुश्किल हो गया है। लेकिन खाना भी काम करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं माना गया। फिर उन्हें कई तरह की चीज़ें कटवाने के और जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे। अर्थात जब कोई लोग जो जनता है वो चुपचाप राजा की बातें सुनती रहे और सारे शासन सारे नियम जो है अपने पर लागू करती रहे, तो अंत क्या होगा? विरोध नहीं करेंगे तो अंत यही होगा। बाद में पता चलेगा जनता को कि हमारे कितने अधिकार जो है वो छीन चुके हैं। वही समझाने का यहाँ पर प्रयास किया गया। वैसे ही करवाते रहे। राज रात दिन प्रगति करता रहा, यानी राजा का शासन तो बढ़ता ही रहा, प्रगति ही करता रहा, उन्नति ही करता रहा। फिर एक दिन खैराती रामू छिद्दू ने सोचा कि लाओ आंखें खोलकर तो देखें। कुछ लोग जो चालाक होते हैं
समाज में वे लोग देखते हैं कि देखो अभी तक हमने राजा की बातें आंखें बंद करके, कान जो है वो शीशे डलवा कर अर्थात कान भी बंद रही किए, हमने सुना भी नहीं और देखा भी नहीं, लेकिन एक बार देख तो ले, प्रयास तो कर लें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये सारी बातें जानने के लिए जो है उन्होंने रामू, छिद्दू और तीसरा आया है इसमें, एक मिनट, ने सोचा कि लाओ आंखें खोलकर तो देखें कि अब तक अपना राज स्वर्ग हो गया होगा। अर्थात राजा ने जैसा कहा था कि ये भी प्रगति के लिए जरूरी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंखें खोल कर देख ले। तो उन तीनों ने आंखें खोली तो उन सबको अपने सामने राजा दिखाई दिया और वे एक दूसरे को न देख सके, अर्थात केवल राजनीति ही दिखाई देने लगी। अब जो है आपस की जो पहचान थी, आपस के जो संबंध थे और जीवन निर्वाह के जो साधन थे वो समाप्त हो चुके थे, अर्थात वो अपनी पहचान खो चुके थे। तो ये पहचान के माध्यम से ये समझाने का प्रयास यही किया गया है कि किस तरह लोग जो है चुपचाप यदि शासन प्रणाली की बात सुनते रहें और अपनी बात विरोध में रखेंगे नहीं, तो किस प्रकार शासन जो हो बढ़ता ही रहेगा और हम अपनी पहचान खो जाएंगे। तो ये समझाने का प्रयास किया गया है। अब आते हैं इसमें चार हाथ, जो इसकी लघु कथा में तीसरी कथा है, तीसरी कहानी है। तो इसमें जिससे किस प्रकार एक मालिक जो है अपने मजदूरों से काम लेने का प्रयास करता है, चार चार हाथ लगवाने का प्रयास करता है और ये सोचता है कि मेरा काम जो है यही कुछ मज़दूर ही 3 गुना 4 गुना जो है करने लग जाएं और उससे बेचारे मज़दूर जो हो मर जाते हैं। और बाद में मालिक को जो है एहसास होता है कि उसने क्या किया है, एहसास होता है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर समझाने का प्रयास ये किया गया है कि किस प्रकार जो है मालिक लोग जो है मज़दूरों से काम लेते हैं। एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे। कोई भी मालिक है सोचता है कि अपना काम बढ़ जाए और बढ़ जाए और किस प्रकार बढ़ाऊं, तो अजीब अजीब तरीके जो है वो प्रयोग करता है और हर जगह ये ऐसा होता है। तो जैसे सारा संसार मील हो जाए, अर्थात उसी की मील जो है सारे संसार में फैल जाए और सारे लोग मजदूर और वह उनका मालिक या मील में और चीज़ें जो की तरह आदमी भी जो है वो बनाने लगे, अर्थात ऐसी ऐसी मिलें भी जो है संसार में स्थापित कर दे कि मजदूर भी उसी में पैदा करने लग जाए, अर्थात उसको बाहर से ना लाना पड़े। तो ऐसी ऐसी तरकीबें उसके मन में, ऐसे ऐसे ख्याल जो आते थे। क्यों? क्योंकि मजदूरी भी ना देनी पड़े। वैसे ऐसा चल रहा है, बहुत सारे मालिक जो है या जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक है, रोबोट है, मशीनें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कंपनियों में प्रयोग कर रहे हैं कि मजदूरों की आवश्यकता ही नहीं है, अर्थात मजदूरों के हाथ तो पहले से ही कटते जा रहे हैं। तो ऐसी सोच जो है इस मालिक के मन में थी, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें थी। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मजदूरों के 4 हाथ हों तो काम कितनी तेजी से हो और मुनाफा कितना ज़्यादा। अपने मुनाफे के बारे में सोचा कि 4 हाथ हो जाएंगे तो किस प्रकार मुनाफा, लेकिन यह काम करेगा कौन? उसने सोचा है कि वैज्ञानिक करेंगे। ये है किस मर्ज की दवा, यानी वैज्ञानिक ही तो है, किसी रोग की दवा है, वही तो करेंगे, अर्थात वैज्ञानिकों का ही तो काम है ये कि किसी 2 हाथ को 4 हाथ लगाना। तो उसने ये सोचा, उसने यह काम करने के लिए वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाहों पर नौकर रखा, यानी मोटा पैसा देकर जो है उनको रखा और वे नौकर हो गए। कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा है संभव, यानी बहुत सारा पैसा उस मालिक ने, इस प्रकार के अजीब अजीब विचारों के कारण बहुत सारा पैसा जो है मालिक लोग खराब कर देते हैं, लेकिन मजदूरों को नहीं देते हैं। वो बहुत सारा पैसा इधर उधर जो है वो खराब कर देते हैं, कई जगह जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर भी पैसा लगा देते हैं। जैसे उसने वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाहों पर रखा और बड़ा पैसा जो है बर्बाद किया, और अंत में परिणाम क्या निकला? यही परिणाम निकला कि यह संभव है, और वैसे भी संभव था ही नहीं, लेकिन फिर भी उसके मन में जो है अपने जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए किस प्रकार के अजीब अजीब ख्याल जो है वो लाता है। तो उन्होंने कहा कि आदमी के 4 हाथ हो जाएं, मतलब वैज्ञानिकों ने असंभव जो है यहाँ पर बता दिया कि 4 हाथ लगना जो है असंभव है, कि 4 हाथ जो है नहीं हो सकते। मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो गया, उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। निकालो, ऐसा ही होता है कि वो बहुत सारे काम के लिए काफ़ी पैसा बर्बाद कर देता है, फिर ये सोचता है कि नहीं ये तो दोबारा फिर और ख्याल होते हो, और अपने आप इस काम को पूरा करने में जुट गया कि कैसे होगा, स्वयं करने का प्रयास उसने किया। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मजदूरों के फिट करवाने चाहे, पर ऐसा नहीं हो सका।
क्योंकि जो अजीब अजीब ख्याल होते हैं, जो संभव नहीं है वो ऐसा ही होता है, वो संभव नहीं हो पाते हैं। फिर उसने मजदूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे, पर उनसे काम नहीं हो सका। फिर उसने लकड़ी का काम का मतलब यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार से यहाँ आज के मशीनीकरण पर सीधा सा इशारा अस्कर बजाज जी ने कहा है कि कैसे कैसे प्रयास करते करते आज मजदूरों के हाथ जो है मिल मालिकों ने या मालिकों ने काट दिए हैं। सीधी सी बात है, वही संकेत यहाँ पर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर कटे हुए हाथ मंगवाने का मतलब ऐसे चीज़ें बीच में उसमें मील में लाने का प्रयास किया है जिनका उपयोग वहाँ पर था ही नहीं, फिर भी उसने उनसे काम करने का प्रयास किया लेकिन काम नहीं हो सका। फिर लकड़ी की बहुत सारे विभिन्न चीज़ें हैं वो लगवाने का प्रयास किया कि इनसे काम हो जाए, तो यह चार हाथ का अभिप्राय मशीनों से ही है, तो पर उनसे काम नहीं हो सका। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए पर मजदूर मर गए। इससे लोहे के हाथ का मतलब लोहे की मशीनें अपने मिलों में स्थापित कर दी, जिसके कारण मजदूर जो है वो जाते रहे। यानी मरने का मतलब मजदूरों की मजदूरी मर गई तो मजदूरों का वेतन मर गया, और वेतन मरने के कारण वो मजदूर बेचारे जो है किसी न किसी प्रकार कहने का मतलब कंपनी या जो भी फैक्ट्रियाँ हैं उनको छोड़कर चले गए। ये बात यहाँ पर की गई है। अब आगे आते हैं। तो आखिर एक दिन बात उसके समझ में आ गई, यानी उसको जो है वो चाह रहा था कि कम मजदूरों में उसका उत्पादन बढ़ जाए, उसके पैसे की कमाई ज़्यादा हो, तो उसने ख्याल आते हैं अजीब अजीब ख्याल। तो किसी ने सलाह दी होगी, तो उसने क्या किया, मजदूरों की मजदूरी ही आधी कर दी और मजदूर दुगने कर दिए। यानी एक दिन ख्याल आया तो उसने क्या किया कि मजदूर आधे करके तनख्वाह आधी करके वेतन आधा करके जो है मजदूर ज़्यादा कर दिया, यानी उसका उत्पादन भी ज़्यादा हो गया और उन्हीं पैसों में उसका काम चल गया। यानी किस प्रकार जो है मालिक लोग विभिन्न प्रकार के अजीब अजीब ख्यालों के कारण मजदूरों को मार देते हैं। तो ये समझाने का प्रयास यहाँ पर अस्कर बजाज जी ने किया है। अब आते हैं साझा। सबसे पहले साझा की बात करें तो साझा क्या होता है कि हम किसी के साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं तो हम उसके साथ साझे में काम करते हैं, अर्थात दो व्यक्ति बराबर का पैसा खर्च करके या बराबर का जो है मेहनताना देकर किसी काम को की शुरुआत करते हैं या बराबर का काम जो है दोनों करके उसका परिणाम लेते हैं, तो वो काम जो है साझे का होता है। तो यहाँ पर साझा है, और यहाँ पर भी बताया गया है कि हम यदि साझा अपने से ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति के साथ कर लेते हैं तो उससे किस प्रकार हमें धोखा मिलता है, अर्थात हमें कुछ नहीं मिलता, आखिर में अपने जान के लाले भी पड़ जाते हैं। यदि हमने साझा समझदारी से नहीं किया तो हम किस प्रकार फंस जाते हैं, वो साझे के माध्यम से एक हाथी और एक किसान के माध्यम से समझाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। हालांकि उसे खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था, लेकिन फिर भी डरा दिए जाने के कारण वह अकेला खेती करने का साहस न जुट पाता था। किसी रोजगार के बारे में किसी व्यक्ति को पूरे के पूरे में जानकारी है, लेकिन वो इससे डर रहा है कि यदि मुझे नुकसान हो गया तो मैं अकेला जो उसको भुगत नहीं पाऊंगा। तो इसलिए व्यक्ति कई बार कदम अकेला नहीं उठा पाता, वो अपने कदम पीछे हटा लेता है। ऐसे ही किसान के बारे में कहा कि किसान खेती के बारे में अच्छी प्रकार जानता है, पर लेकिन लोगों के द्वारा डरा दिया गया था कि यदि फसल नष्ट हो गई तो फिर कैसे होगा, फिर तुम अकेले कैसे भुगतोगे। तो ये साहस जो वो नहीं जुटा पाया। इससे पहले वह शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ साझे की खेती कर चुका था। ये शेर, चीते, मगरमच्छ ये समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो अपने आप को चीते अर्थात जो तेज दिमाग चलाने वाले व्यक्ति, शेर का मतलब जो शासन चलाने वाले व्यक्ति, मगरमच्छ जो दूसरे को खा जाते हैं, हड़प जाते हैं दूसरे का भी, ऐसे व्यक्तियों के प्रतीक जो है ये बताए गए हैं शेर, चीते और मगरमच्छ, क्योंकि ये प्राणियों के माध्यम से हमारे समाज की वास्तविकता जताने का प्रयास यहाँ किया गया है। के साथ साझे की खेती कर चुका था, यानी इन लोगों के साथ। अब उसे हाथी ने कहा कि अब वह उसके साथ साझे की खेती करे। हाथी ने कहा कि ठीक, आपने औरों के साथ खेती करके देख ली, आप मेरे साथ भी खेती करके देख लीजिए। किसान ने उसको बताया कि साझे में उसका कभी गुजारा नहीं हुआ, यानी नुकसान हुआ है, और अकेले वह खेती कर नहीं सकता, इसलिए वह खेती करेगा ही नहीं। तो हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई, यानी कोई चालाक व्यक्ति होता है और समझ लेता है कि क्योंकि ये भोला व्यक्ति है, और इसको क्योंकि किसान को यहाँ पर भोला व्यक्ति के रूप में ही बताया गया है, साधारण व्यक्ति के रूप में बताया गया कि किसी प्रकार चालाकी से इसको लूटा जाए। तो यहाँ पर समाज में विभिन्न प्रकार के लोग किस प्रकार एक आम आदमी को जो है लूटते हैं, तो वही यहाँ पर बताया गया है।
तो बहुत से पट्टी पढ़ाई, यानी बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी जानकारियां दी उसको, जो है सलाहें दी, और यह भी कहा कि उसके साथ साझे की खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के जो छोटे मोटे प्राणी हैं, कम से कम उनसे खेती जो है वो सुरक्षित रह जाएगी। तो जंगल के छोटे मोटे प्राणियों की बातें हाथी और किसान जो इसमें दिखाया गया है। तो जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेती की अच्छी रखवाली भी हो जाएगी, क्योंकि हाथी ने कहा कि मैं स्वयं उसकी रखवाली करूंगा और छोटे मोटे जानवर जो है कोई कुछ नहीं कर सकेगा। किसान किसी न किसी तरह तैयार हो गया और उसने हाथी से मिलकर, यानी अपने से ज्यादा ताकतवर व्यक्ति के साथ जो है मिलकर गन्ने की खेती जो है वो बो दी, यानी गन्ने की खेती जो है वहाँ पर उगाने के लिए गन्ने का जो है वो बीजारोपण वहाँ पर कर दिया गया। हाथी पूरे जंगल में घूम कर डुग्गी पीट आया। डुग्गी पीटने का मतलब डुगडुगी बजाकर गवाही देना कि वहाँ जो है उस गन्ने की खेती में मेरा साझा है, इसलिए कोई जानवर खेत को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, नहीं तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ताकतवर व्यक्ति होता है और जो एक कमज़ोर व्यक्ति होता है, तो दोनों में कि वो ताकतवर व्यक्ति जो है बाकी किसी को जो है नहीं वहाँ पर आने देगा और कह देगा कि यदि किसी ने मेरी खेती के साथ, क्योंकि मेरा सजा इसमें है, यदि किसी ने नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया तो शायद उसके साथ जो है व्यवहार अच्छा नहीं होगा। ये बातें की गई। तो किसान फसल की सेवा करता रहा, यानी खूब मेहनत की उसने फसल के पर, समय समय पर गन्ना तैयार भी हो गए और वह हाथी को खेत पर बुला लाया, यह ताकि साझे की खेती है और साझे के काम में बंटवारा तो होगा ही, तो इसलिए उसने ऐसा किया। किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बांट ली जाए, क्योंकि साझे का काम है, साझे में जो भी परिणाम है उसको जो है आधा आधा बांटा जाए। जब उसने हाथी से यह बात कही तो हाथी काफ़ी बिगड़ा, क्योंकि यहाँ पर हाथी ने ही उस फसल की सुरक्षा की है और वो चाह ही रहा था कि कब ये काम पूरा हो जाए और मैं इस पर अपना अधिकार जो है वो जता लूँ। तो यही कारण था कि उसने ऐसा किया। हाथी ने कहा कि अपने और पराये की बात मत करो, अर्थात अब संदेश देने लगा वो, यह छोटी बात है, हम दोनों ने मिलकर मेहनत की है, हम दोनों उसके स्वामी हैं, यानी दोनों ही मालिक हैं, आओ हम मिलकर गन्ने खाएं, अर्थात मिलकर गन्ने खाएं। अब किसान कितना गन्ना खाएगा, या तो हाथी को अपने गन्ने खाने से मतलब है, अर्थात अपना हक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हड़पने की बात यहाँ पर की गई है। किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी बढ़कर अपनी सूंड से गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा आओ खाएं, अर्थात एक गन्ना उखाड़ा उसमें से, यानी एक हिस्सा जो है लिया और कहा कि चलो इसको साथ में मिलकर भोगें, इस पैसे को या जो भी है परिणाम को यहाँ पर कहा गया है। गन्ने का एक छोर हाथी की सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में था। गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया, अर्थात उसे लगा कि अब यदि मैं हाथी से, यानी अपने से ज़्यादा ताकतवर से ज़्यादा बहस करूंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तो उसने ऐसा किया, उसने अपना हक ही छोड़ दिया। तो हाथी ने कहा देखो हमने एक गन्ना खा लिया है। इसी तरह हाथी और आदमी के बीच साझे की खेती बट गई, अर्थात सारा का सारा उस ताकतवर व्यक्ति ने ही हड़प लिया, यानी यहाँ पर जो है उस आम किसान के पास कुछ नहीं बचा सिवा पछतावे के। तो यही होता है साझे के काम में, कि साझे के काम का परिणाम क्या होता है, जो उनमें से ताकतवर होता है वो दूसरे को हड़प लेता है। ज़्यादातर समाज में ऐसा हो जाता है, लेकिन ये मत समझना है कि सभी के साथ साझा, यानी यहाँ पर बात की गई है अपने से ज़्यादा ताकतवर इसके साथ यदि साझा कर लिया जाए तो किस प्रकार नुकसान होने का भय रहता है, ये समझाने का प्रयास किया। आज इतना ही, इन सब को मैंने समझाने का प्रयास किया है। एक बार इसको वीडियो को दोबारा भी देख लेना है और आपको समझने का प्रयास करना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तभी समझ में आएंगे यदि प्रतीकात्मक जो पशु हैं उनके माध्यम से यदि इस कहानी की वास्तविकता का पता नहीं लगेगा। तो मैंने बताया है प्रत्येक कि कौन किसका प्रतीक है, फिर भी आप जो है ध्यान देना इस बात में। आज इतना ही हो।